हेलो डियर। आप लोग फर्स्ट ईयर के जितने भी डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग सब्जेक्टिव तो बहुत पढ़े। तो आज हम लोग कुछ वन लाइनर प्रश्न यानी यूँ कहा जाए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। आपके एग्ज़ाम के साथ साथ में अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। हर एक तरह के क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। यह आपको बहुत सारे चीज़ों को क्लियर करेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, जो आपको अन्य नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी पूछेंगे, जैसे कंपटीशन वगैरह हो या नॉलेज के पर्पज़ से ये आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट है, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। ओके, चलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्लियर करते हैं। बहुत सारे चीज़, लगभग 50 के आसपास हम लोग वन लाइनर देखेंगे, जो आपको हर एक चीज़ें के थ्योरी के अंदर से लिया गया है और आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ओके, चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे देख लीजिए, कहता है यहाँ पे शारीरिक परीक्षण की तकनीक क्या है। कहता है यहाँ पे कि शारीरिक परीक्षण की कौन कौन से तकनीक है। तो आपको पता के लिए बता दूं, इंस्पेक्शन, समझ गए, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन, यह 4 तरीके हैं जिसके द्वारा हम शारीरिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन, यह 4 है जिसके द्वारा हम जो है क्या करते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें का आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल लंग साउंड देख लीजिए, नॉर्मल लंग साउंड किस प्रकार की होती है, मतलब सामान्य जो हमारा फेफड़ा का जो आवाज़ होता है किस प्रकार का होता है। रेजोनेंस होता है, समझ गए, रेजोनेंस टाइप का आवाज़ होता है नॉर्मल लंग का। ओके, कहता है ऑस्कुलेशन तकनीक में किस उपकरण का उपयोग होता है। ऑस्कुलेशन परिश्रवण जो होता है, इसमें हम लोग स्टेथोस्कोप के जरिए जो है ध्वनि को सुनने का काम करते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ऑस्कुलेशन अभी पढ़ाए हैं कि यह एक फिजिकल एग्जामिनेशन की विधि है। अगर इंटरनल हार्ट को अगर आवाज़ सुनना हो, पेट में देखते होइएगा, आला लगाते हैं डॉक्टर, क्यों लगाते हैं, चेक करने के लिए ही। तो यह फिजिकल एग्जामिनेशन की विधि ऑस्कुलेशन। ओके, बीपी मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो आपको पहले पता है स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, बीपी एपार्टस इसको ही कहते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। कहता है एसेप्सिस का क्या अर्थ है। माय डियर, एसेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। एसेप्सिस का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों को जो है क्या करना, मुक्त करना, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, समझ गए। चलिए, जो रोगजनक जो आपका सूक्ष्म जीव होता है उसको फ्री करना, समझ गए। आगे देखिए, कहता है सर्जिकल एसेप्टिक तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है। सर्जिकल एसेप्टिक तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है। तो ओटी में, आईसीयू में, क्रिटिकल केयर यूनिट में सर्जिकल एसेप्टिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मेडिकल एसेप्सिस तकनीक का प्रयोग कब किया, देखिए सर्जिकल एसेप्टिक है और यहाँ पे मेडिकल एसेप्सिस है, समझ गए। तो मेडिकल एसेप्सिस का उपयोग मरीज जहाँ भर्ती रहता है वार्ड में, समझ गए, कैजुअलिटी, इम्यूनाइजेशन रूम में, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे है, कहता है सर्जिकल व मेडिकल एसेप्सिस में हैंड वॉश में लगने वाला समय को बताइए। कहता है कि सर्जिकल या मेडिकल एसेप्सिस में हैंड वॉश में लगने वाला जो समय है उसका समय बताइए। तो मेडिकल 40 से 60 सेकेंड, सर्जिकल में 3 से 5 मिनट का समय लगता है। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि सर्जिकल में कितना समय लगता है हैंड वॉशिंग में और मेडिकल में कितना। तो मेडिकल वाला में 40 से 60 सेकेंड और सर्जिकल वाला में 3 से 5 मिनट का। ओके, याद रखिएगा। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि 2 तरह से हैंड वॉश, सर्जिकल और मेडिकल दोनों होता है। आगे है डिसइंफेक्शन का क्या अर्थ होता है। माय डियर, डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि किलिंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स, मतलब जो सूक्ष्म जीव होता है उसको मारना, नष्ट करना। पैथोजन जो रोगजनक सूक्ष्म जीव है उसको नष्ट करना ही डिसइंफेक्शन होता है, समझ गए। टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है। तो टर्मिनल डिसइंफेक्ट का मतलब होता है माय डियर कि जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए अस्पताल से, डेथ हो जाए या फिर दूसरे अस्पताल में रेफर हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए पेशेंट, तो यह जो है टर्मिनल डिसइंफेक्शन अपनाया जाता है बेड खाली होने के बाद। चूँकि उस पर कोई और मरीज आएगा तो उसको एक स्वच्छ बिना संक्रमण के बेड चाहिए, तो उसके लिए एक मरीज चला जाता है बेड खाली होने के बाद, यह टर्मिनल डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन के मतलब अभी देखे हैं कि किलिंग करना पैथोजन को, समझ गए।
स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त तापमान या दाब कितना होता है। अब कीटाणु रहित समझ लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि स्टरलाइजेशन में जो प्रयुक्त तापमान होता है वह, अब स्टरलाइजेशन अगर नहीं समझ रहे हैं तो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन यह दोनों जो है कीटाणु नाशन की एक विधि है जहाँ पे कीटाणु को नष्ट किया जाता है, समझ गए। यहाँ पे कंप्लीट रूप से नहीं होता है, यहाँ पे कंप्लीट रूप से जो है नष्ट हो जाता है। तो स्टरलाइजेशन में जो तापमान होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद बात किया जाए तो पास्कल इतना दाब 15 एलबी प्रति इंच इतना दाब का उपयोग होता है लगभग 15 से 20 मिनट तक, समझ गए। यानी इतना दाब, इतना तापमान, इतना समय स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त किया जाता है। ओके, CSSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। CSSD सेंट्रल स्टरलाइजेशन एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। ओके, इसको आपको याद रखना है। ओके, आगे कहता है इंडोस्कोप के स्टरलाइजेशन हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन है। अब इंडोस्कोप मशीन होता है, आपको पता है, इसके जरिए इंडोस्कोपी किया जाता है। तो इसके लिए जो पदार्थ है जो स्टरलाइज किया जाता है उसका नाम होता है साइडेक्स, जिसको ग्लूट्रिया डिहाइड कहते हैं, ग्लूट्रल डिहाइड कहते हैं, ग्लूट्रल डिहाइड कहते हैं, सिडेक्स इसका नाम है। ओके, आगे है बर्न घाव की ड्रेसिंग के समय कौन से यूनिवर्सल प्रिक्यूशन की पालना जरूरी है। तो घाव का अगर ड्रेसिंग करते हैं जले हुए मरीजों को तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि उसमें हम लोग ग्लव्स का, गाउन का और मास्क का इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन मतलब बचाव के लिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन दूसरे को होगा ड्रेसिंग करने में। नर्सिंग चरण बताइए। अब आपसे पूछ सकता है नर्सिंग के कितने प्रोसेस चरण होते हैं, याद रख लीजिए 1 2 3 4 5 कुल 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप्स होता है। पहला होता है आकलन, दूसरा नर्सिंग निदान, तीसरा प्लानिंग, चौथा जो है इम्प्लेंटेशन और पांचवा होता है एवेल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, समझ गए। कहता है ब्लैंकेट व क्रेडल बेड का प्रयोग किन मरीजों के हेतु किया जाता है। तो आपको माय डियर पता है कि ब्लैंकेट और क्रेडल बेड का उपयोग जो है हम लोग बर्न वाले मरीज में, समझ गए, इडीमेटस पेशेंट में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले, समझ गए, या फ्रैक्चर वाले पेशेंट में प्लास्टर के बाद ब्लैंकेट या क्रेडल बेड का उपयोग किया जाता है। अब ये इस प्रकार से होता है और इस पर ऐसे लगा होता है, इस पर जो है कंबल उम्बल इस पर रखा जाता है जिससे मरीज को डायरेक्ट नहीं लगता है। ओके, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ये चीज़ हो गया आपका। आगे है माय डियर, यहाँ पे आपके सामने में है, कहता है कि वीजिंग ब्रेथ साउंड किस बीमारी के संग है। वीजिंग ब्रेथ साउंड का मतलब होता है कि जब पेशेंट सांस लेता है तो उसको घर घर से एक आवाज़ सा आता है, तो उसी को हम लोग वीजिंग ब्रेथ साउंड कहते हैं। यह अस्थमा या सीओपीडी जो है बीमारी, श्वसन वाले बीमारी का जो है एक प्रकार है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग समझिए, ठीक है। तो वीजिंग साउंड अस्थमा या सीओपीडी में आता है। ओके, रक्त में O2 सिचुएशन का पता किस डिवाइस से किया जाता है। तो माय डियर O2 जो होता है, रक्त में O2 सिचुएशन के बारे में पता करना है, समझ गए ना, कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन लेवल का पता करने में। ओके, हाइपोवोलेमिया के मरीज को किस पोजीशन में लिटाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को तरल पदार्थ का बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, हाइपोवोलेमिया हो जाए, तो उसको जो है हम लोग टेंडरबर्ग पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, टेंडरबर्ग पोजीशन में रखेंगे, याद रखिएगा। ओके, आगे है पल्स प्रेशर क्या होता है। तो माय डियर पल्स प्रेशर जो होता है वह ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला डायसिस्टोलिक के बीच जो अंतर होता है उसी को हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। कैसे, मानिए नॉर्मल 120 बाई कितना होता है, 80 होता है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 40। अगर किसी का समझ लीजिए, किसी का आप समझ लीजिए कि 90 बाई अगर 60 है बीपी, तो 30 इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यही इसका नॉर्मल बीपी हो जाएगा। ओके, सॉरी, पल्स प्रेशर हो जाएगा। पल्स रेट और पल्स प्रेशर में अंतर होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे है मरीज हेतु बनाए जाने वाले बेड्स के प्रकार बताइए। मरीज के लिए कौन कौन से बेड्स होते हैं, बेड का प्रकार बताना है। एक होता है क्लोज बेड, एक ओपन बेड, एक ऑक्यूपाइड बेड, एक कार्डियक बेड, एक एम्पुटेशन बेड, एक क्रेडल बेड होता है। तो ये सब बेड के प्रकार है जो मरीजों के लिए बनाया जाता है, समझ गए। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। ओके,
आगे है सांस लेने में तकलीफ, डिस्पेनिया। डिस्पेनिया होने पर मरीज को किस पोजीशन में लिटाना चाहिए? तो माय डियर, अगर मरीज को सांस लेने में परेशानी हो तो उसे जो है हम लोग फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं श्वसन कष्ट वाले मरीज को। ओके, अब उसके बाद है भर्ती मरीज का आईवी कैलुना साइट कितने समय अंतराल पर बदलना चाहिए? माय डियर, कहता है कि आईवी कैनुला सेट जो होता है वह कितने समय अंतराल पर जो है भर्ती मरीजों को बदल देना चाहिए। मतलब जहां हम कैनुला लगाते हैं, कैनुला आप लोग समझ रहे होंगे कि जहां भी कैनुला हम लोग अगर लगाएंगे वह कैनुला को कितने देर में जो है बदल देंगे। तो यह 72 से 96, समझ गए ना, 72 से 96 घंटे में हमको बदल देना चाहिए किसी भी पेशेंट में अगर कैनुला लगाते हैं तो, ये याद रखना है। ओके, यूरिन का समान पीएच मान कितना होता है? तो यूरिन का नॉर्मल पीएच मान जो है क्या होता है, इतना होता है, याद रखिएगा 4.6 से लेकर 8 तक होता है। एसिड टू एल्काइल होता है, समझ गए, अम्लीय टू क्षार होता है। ओके, कहता है यूरिन में शुगर की उपस्थिति जानने हेतु कौन सा टेस्ट किया जाता है? माय डियर, आपको पता होगा कि अगर यूरिन का पता करना है, शुगर का टेस्ट करना होता है तो उसके लिए जो है 8 बूंद बेनिडिक्ट टेस्ट में जो है यूरिन का घोल डाला जाता है, समझ गए, 8 बूंद डाला जाता है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि बेनिडिक्ट घोल में कितने बूंद डालते हैं यूरिन का, तो 8 बूंद, याद रखिएगा, समझ गए। और यह जो है आपके बेनिडिक्ट टेस्ट में हम लोग यूरिन में शुगर की उपस्थिति जानने के लिए करते हैं, समझ रहे हैं। आगे है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन से साइज के आईवी कैनुला का प्रयोग सही है? अगर किसी मरीज में हम ब्लड चढ़ाना है, समझ गए, ब्लड चढ़ाना है तो कौन से कैनुला का इस्तेमाल बेहतर रहता है? तो 16 से 18 गाउस का, समझ गए, 16 से 18 गाउस का, याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बायोप्सी व ऑटोप्सी में क्या अंतर है? यहाँ पे पूछेगा आपसे कि बायोप्सी व ऑटोप्सी में क्या अंतर है। तो माय डियर, बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। बायोप्सी टेकिंग स्पेसिमिन फ्रॉम लिविंग पर्सन। बायोप्सी का मतलब है कि हम जो कलेक्शन लेंगे, नमूना लेंगे, वह जो है हमारा एक जीवित व्यक्ति में से लेंगे। ऑटोप्सी का मतलब होता है कि कुछ भी सैंपल लेंगे वह मरे हुए मरीजों में से लेते हैं। तो ये चीज़ को समझिएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल पर आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए, एज फॉर एग्जांपल में आपको हम बता देते हैं। एज फॉर एग्जांपल में व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद जो है उसे क्या किया जाता है कि उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो वो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी जो है आपका, उसमें से कुछ सैंपल लिया जाता है। तो व्यक्ति के अगर कुछ सैंपल नमूना लेकर अगर भेजा जाए जांच उच के लिए तो वह जो है ऑटोप्सी हो जाता है। और अगर एक मरीज जो जिंदा है और उसको जांच उच के लिए, बीमारी के लिए अगर कोई नमूना लिया जाता है तो उसे बायोप्सी कहते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पे है, कहता है सिग्मोइडोस्कोपी के समय मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है? ये सब बहुत आसान प्रश्न है, समझ गए, बहुत अच्छा पूछने वाला है। कहता है सिग्मोइडोस्कोपी के मरीज को किस पोजीशन में लिटाते हैं? तो नी चेस्ट पोजीशन में। ओके, आगे है कार्डियक पोजीशन व फाउलर पोजीशन में क्या अंतर है? कार्डियक पोजीशन रेस्ट फॉरवर्ड ऑन टेबल। कार्डियक पोजीशन जो होता है वह रेस्ट के जो है टेबल पर रेस्ट के समान होता है। जबकि फाउलर पोजीशन जो है वह पीछे की ओर जो है व्यक्ति अपना भार रखता है और उस पर अपना आराम करता है, समझ गए, ये चीज़ होता है। आगे है माय डियर, ये भी बहुत अच्छा है। डिलीवरी के समय मरीज की सही पोजीशन कौन सा है? तो डिलीवरी के समय सही पोजीशन लिथोटोमी होता है। सीजर के तुरंत बाद मरीज को कौन सा पोजीशन देना चाहिए? तो माय डियर, जैसे ही पेशेंट में दौरा आए तो उसके तुरंत बाद हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे? लेटरल पोजीशन देंगे। लेटरल पोजीशन देंगे ताकि मुंह से कोई भी सिक्रेशन हो बाहर निकल जाए। O2 ह्यूमिडिफायर एंड डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है? माय डियर, कहता है O2 मतलब समझते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर एंड डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है? तो बाई ग्लूटरल डिहाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड। कैसे किया जाता है? आपके सामने में है। तो बाई ग्लूटरल डिहाइड और
सोडियम हाइपोक्लोराइट से किया जाता है। ओके, आगे देखिए, प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग के साथ एसी लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है? तो एसी का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब नाश्ता से पहले, समझ गए? तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। एसओएस का मतलब, एसओएस व पीआरएन एब्रीविएशन का क्या मतलब होता है? एसओएस का मतलब होता है आपातकाल स्थिति में, पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब ज़रूरत हो। तो पीआरएन, अगर आपसे पीआरएन लिखा हो, समझ गए, और एसओएस लिखा हो, तो एसओएस का मतलब होता है आपातकालीन इमरजेंसी, एंड पीआरएन का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरी हो। ओके, मरीज के एब्सकॉन्डेड होने का अर्थ है, तो मरीज का एब्सकॉन्डेड होने का अर्थ है लेफ्ट हॉस्पिटल विदाउट इन्फॉर्मेशन। एब्सकॉन्डेड हो, मरीज अगर कोई एब्सकॉन्डेड हो रहा है तो उसका मतलब होता है कि बिना किसी सूचना के हॉस्पिटल को वह छोड़ दिया है, समझ गए? लामा का अर्थ होता है लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा का अर्थ होता है कि मरीज जो है बिना किसी एडवाइस के अपने मन से, समझ गए, कर्मचारी चिकित्सक के विरुद्ध जो है वह हॉस्पिटल छोड़ता है, तो वह लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हो जाता है, समझ गए? उसके बाद है आईएम का मतलब होता है कि आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। डेल्टॉइड मसल, ग्लूटेयल मसल्स, वास्टस लैटरिलिस, समझ गए? डेल्टॉइड, ग्लूटेयस, ये हो गया आपका। उसके बाद है वास्टस लैटरेलिस। ओके, आगे है सिच बात के दौरान पानी का सही तापमान कितना होता है? 110 से 15 फ़ारेनहाइट सिच बात का सही तापमान, क्योंकि सिच बात में गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। ओके, स्टेप लैडर पैटर्न फीवर किस बीमारी में होता है? तो स्टेप लैडर पैटर्न जो है टाइफाइड में होता है, इसको ध्यान में रखना है। फीमेल कैथेटराइजेशन के समय सही पोजीशन है, फीमेल कैथेटराइजेशन के समय सही पोजीशन डोर्सल रिकम्बेंट, समझ गए? डोर्सल रिकम्बेंट होता है। ओके, यूरिन के कीटोन बॉडी की उपस्थिति डिटेक्ट करने हेतु किया गया टेस्ट। माय डियर कहता है यूरिन के कीटोन बॉडी की उपस्थिति, मतलब यूरिन में कीटोन की उपस्थिति कितना है या नहीं है, इसका जानकारी लेने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वह रोथरास टेस्ट होता है। तो रोथरास टेस्ट होता है, इसको याद रखिएगा कीटोन के लिए। ओके, आगे है एनीमा हेतु मरीज को कौन सा पोजीशन दी जाती है? पता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है एनीमा के लिए। कौन से 2 इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं? मिजल्स और इंसुलिन। मिजल्स और इंसुलिन जो है यह सबक्यूटेनियस मार्ग से दिया जाता है, इसको आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। ओके, इंसुलिन का इंजेक्शन और साथ में जो है मिजल्स का इंजेक्शन, दोनों सबक्यूटेनियस मार्ग। हीट एप्लीकेशन से रक्त प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हीट एप्लीकेशन देने से वैसोडिलेशन होता है, रक्त वाहिकाओं में क्या होता है? डिलेट होता है, उसमें फैलाव आता है हीट एप्लीकेशन देने से, जबकि कोल्ड एप्लीकेशन देने से शिथिलन आता है। ओके, कोल्ड स्पॉन्जिंग हेतु सही तापमान कितना हो? ये तो हीट है, कोल्ड स्पॉन्जिंग के लिए सही तापमान 65 से 90 फ़ारेनहाइट होता है, समझ गए? याद रखिएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं बीसीजी वैक्सीन किस रूट से इंजेक्ट किया जाता है? इंट्राडर्मल, याद रखिएगा। ओके, आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड के उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है माय डियर, देखिएगा, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड के उदाहरण दीजिए। तो एनएस होता है, डेक्सट्रोज होता है, रिंगेज लैक्टोज होता है। एनएस, डेक्सट्रोज 5% और आरएल, यह जो है आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड का उदाहरण है, ये तीनों। चूँकि आपसे पूछेगा, कहेगा कि इनमें से बताइए आइसोटोनिक के सॉल्यूशन का कौन सा उदाहरण है? एनएस, डेक्सट्रोज, आरएल, या पूछ देगा कि आरएल किस प्रकार का जो है सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, या जो भी है आपको बताना पड़ेगा, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। ओके, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, हार्टमान सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? हार्टमान, देखिए हार्टमान सॉल्यूशन का दूसरा नाम आरएल है, रिंगर लैक्टेट है, समझ गए? रिंगर लैक्टेट नाम है हार्टमान सॉल्यूशन का। अमाशय एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने हेतु प्रयुक्त ड्रग्स कहलाती है। तो अमाशय को एचसीएल को कम करने के लिए एंटासिड दिया जाता है। ओके, ओरल केयर न करने से उत्पन्न होने वाला समस्या क्या होता है? हेलिटोसिस होता है, जिसे बैड ब्रेथ यानी दुर्गंध युक्त जो है श्वास भी कहते हैं। ओके,
तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे सीधी सी बातें है कि कोई अगर ओरल केयर नहीं करेगा, मुंह का देखभाल सही से नहीं करेगा, तो उसका श्वास दुर्गंध भरा आएगा ही आएगा। तो यही चीज़ें जो है आपके होते हैं, चीज़ें बता दिए। चलिए अब यहाँ पे आपका यह प्रश्न हो गया। लगभग मैंने यहाँ पे आपको कितना कराया, 50 के आसपास मैंने आपको क्वेश्चन कराया। बहुत सारे नॉलेजेबल है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो बिल्कुल इंटरेस्ट लगेगा। नॉलेज इस सबसे बढ़ता है। भले आपको एमसीक्यू मज़ा देगा, पढ़िएगा, कहेगा, लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बट उससे जॉब नहीं निकलेगा। जो ये फ़ायदा देगा वह एमसीक्यू फ़ायदा नहीं देगा। समझ गए? ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर देगा। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ मैंने बताया सब सत्य बताया, रियल बताया, ठीक है। बाकी आपको जहाँ भी लगे दिक्कत बताइए, और आप इस प्रकार के प्रश्न को ज़रूर पढ़िए। इसी प्रकार के प्रश्न पढ़िएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।